बच्चों, आपने पढ़ा ही होगा कि स्पॉन्टेनियस ऐसा प्रोसेस है जो ऑटोमेटिक होता है। इसे किसी एक्सटर्नल एजेंसी या फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, बॉल का ढलान पर से गिरना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जाम्पल है। इसी तरह ऊंचाई से गिरता हुआ पानी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जाम्पल है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब जानने की वजह यह है कि इंट्रोपी बेस्ड सेकंड लॉ में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। इंट्रोपी बेस्ड सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है, the total entropy of the system and surrounding increases in a spontaneous process। मतलब ऐसा प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस हो, उसकी सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। चलिए हम इस स्टेटमेंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यू नो दैट आइस का मेल्ट होना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। देन कंसीडर आइस के मॉलिक्यूल्स एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड है। सिंस अभी आइस मेल्ट नहीं हुआ, इसलिए आइस के मॉलिक्यूल्स ऑर्डर्ड स्टेट में है। बट जब आइस मेल्ट होने लगता है तो आइस के ऑर्डर्ड मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है और आइस के वाटर में कन्वर्ट होते ही आइस के मॉलिक्यूल्स फ्री होकर इजीली मूवमेंट करने लगते हैं। देन यहाँ पर आइस की ऑर्डर्ड स्टेट वाटर की डिसऑर्डर्ड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जब लिक्विड हीट एब्सॉर्ब करता है तो ये वेपराइज होकर गैस में कन्वर्ट होता है। देन वाटर मॉलिक्यूल्स और फ्री होकर रैंडमली इधर उधर मूवमेंट करने लगते हैं। हेंस यहाँ पर लिक्विड की डिसऑर्डर्ड स्टेट गैस की हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। इससे हमें पता चलता है कि आइस के मेल्ट होने पर और लिक्विड के वेपराइज होने पर मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डर या रैंडमनेस इंक्रीज होता है। इस टाइप का मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर या रैंडमनेस एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से मेजर किया जाता है जिसका नाम है इंट्रोपी, जिसे एस साइन से डिनोट किया जाता है। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में बहुत कम अमाउंट में डिसऑर्डर्ड होता है, इसलिए सॉलिड सब्सटेंस की इंट्रोपी भी कम होती है। जबकि गैसियस सब्सटेंस में डिसऑर्डर ज्यादा होता है, इसलिए गैसियस सब्सटेंस की इंट्रोपी भी ज्यादा होती है। इसलिए सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस के कन्वर्शन के दौरान इंट्रोपी इंक्रीज होगी और इस कन्वर्शन में डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसलिए इंट्रोपी की डेफिनेशन होगी, द इंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इन अ प्रोसेस is equal to the amount of heat transferred to it in a reversible manner। मतलब एक रिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट सिस्टम में एब्सॉर्ब या रिलीज हो तो ये उस सिस्टम की चेंज इन इंट्रोपी है। इसकी इक्वेशन है डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पर क्यू सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो है और टी सिस्टम का टेम्परेचर है। यहाँ पर क्यू मतलब हीट को जूल्स में मेजर किया जाता है, टेम्परेचर को केल्विन में, इसलिए इंट्रोपी को जूल्स पर केल्विन में मेजर किया जाएगा। यहाँ पर इंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, ना कि पाथ फंक्शन, बिकॉज इंट्रोपी सिस्टम की सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। बच्चों, यू नो दैट सेकंड लॉ की इंट्रोपी बेस्ड स्टेटमेंट है, द टोटल इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग की इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स की टोटल इंट्रोपी इंक्रीज होती है। इसलिए इंट्रोपी बेस्ड सेकंड लॉ का फॉर्मूला होगा डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। यहाँ पर डेल्टा एस सिस्टम की चेंज इन इंट्रोपी है, डेल्टा एस सराउंडिंग की चेंज इन इंट्रोपी है, डेल्टा एस टोटल सिस्टम और सराउंडिंग की चेंज इन इंट्रोपी है। इसलिए अगर डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसा क्यों होगा, इसे हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। अगर हम आइस को फ्रीजर से निकालकर रूम टेम्परेचर पर रख दे तो आइस ऑटोमेटिक बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी लगाए मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आइस का मेल्ट होना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यहाँ पर आइस सराउंडिंग की हीट एब्सॉर्ब करके मेल्ट होने लगा, जिसकी वजह से उसके ऑर्डर्ड स्टेट मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर्ड स्टेट में कन्वर्ट हो गए और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इजीली मूवमेंट करने लगे। और यू नो दैट मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डर या रैंडमनेस इंक्रीज होने का मतलब है कि सिस्टम की इंट्रोपी इंक्रीज हुई, और सिस्टम की इंट्रोपी इंक्रीज हुई मतलब सराउंडिंग की इंट्रोपी भी इंक्रीज हुई। देन सिस्टम और सराउंडिंग की इंट्रोपी इंक्रीज होने पर यूनिवर्स की टोटल इंट्रोपी भी इंक्रीज हो गई। इसलिए यहाँ पर डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो होगा। सेकंड इक्वेशन है, अगर डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन जीरो तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसा क्यों होगा, इसे भी हम एक एग्जांपल के तौर समझते हैं। अगर हम हॉट वाटर को फ्रीजर में रख दे तो वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी।
इसलिए वाटर का आइस में कन्वर्ट होना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यहाँ पर वाटर एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से आइस में कन्वर्ट होने लगा, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो फ्रीली मूवमेंट कर रहे थे उनका ऑर्डर्ड स्टेट में कन्वर्ट हो गया और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज हो गए। और मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डर या रैंडमनेस डिक्रीज होने का मतलब है कि सिस्टम की इंट्रोपी डिक्रीज हुई, और सिस्टम की इंट्रोपी डिक्रीज हुई मतलब सराउंडिंग की इंट्रोपी भी डिक्रीज हुई। देन सिस्टम और सराउंडिंग की इंट्रोपी डिक्रीज होने पर यूनिवर्स की टोटल इंट्रोपी भी डिक्रीज हुई। इसलिए यहाँ पर डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन 0 होगा। थर्ड इक्वेशन है, अगर डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू 0 तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगा। और ऐसा क्यों होगा, इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हम आइस और वाटर दोनों को एक कूलर में रख दे तो यू नो दैट यहाँ पर आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा और वाटर का नॉर्मली कुछ डिग्री सेल्सियस होगा। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आइस वाटर से हीट एब्सॉर्ब करके पिघलने लगेगा। जब तक आइस मेल्ट होता रहेगा सिस्टम में टेम्परेचर का डिफरेंस कम होगा। मेल्ट होने वाली आइस की वजह से वाटर का टेम्परेचर भी कम होता रहेगा। जब तक कूलर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पहुंच जाता है, या आप कह सकते हैं कि जब तक आइस और वाटर का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक आइस मेल्ट होता रहता है। यहाँ पर आइस हीट एब्सॉर्ब करता है, मतलब आइस के ऑर्डर्ड मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डर इंक्रीज हुआ, और वाटर ने हीट रिलीज की मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डर डिक्रीज हुआ। और जैसे ही दोनों का टेम्परेचर सेम होता है आइस का मेल्ट होना भी रुक जाता है। अगर कुछ आइस बाकी रहती है तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबलाइज हो जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचते ही वाटर और आइस के बीच हीट एक्सचेंज होना बंद हो गई। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग की नेट चेंज इन इंट्रोपी 0 हो गई, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के इंट्रोपी चेंजेस को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू 0 होगा। बच्चों ये तो थी 3 इम्पोर्टेंट इक्वेशंस फॉर इंट्रोपी बेस्ड सेकंड लॉ की। चलिए हम एक डेली लाइफ की एग्जांपल के थ्रू इंट्रोपी बेस्ड सेकंड लॉ को और अच्छी से समझते हैं। अगर हम एक कप गर्म कॉफी का टेबल पर रख दे तो क्या होगा? आप देखेंगे कुछ टाइम बाद कॉफी कूल हो जाएगी। थर्मोडायनेमिक की टर्म में कहें तो कॉफी ने कुछ अमाउंट में हीट सराउंडिंग में लॉस की। इस कॉफी के कूल होने में इंट्रोपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। कैसे? इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ मौजूद है। कंसिडर कॉफी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर 2 पॉसिबल केसेस है, या तो कॉफी ने सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब की या कॉफी ने सराउंडिंग में हीट रिलीज की। इन दोनों केसेस को हम कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू समझते हैं। कंसिडर केस फर्स्ट हम लेते हैं जिसमें कॉफी ने सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब की। फर्ज करें कॉफी ने सराउंडिंग से 10 जूल्स हीट एब्सॉर्ब की। इसका मतलब है सराउंडिंग ने 10 जूल्स हीट लॉस की। इसलिए सिस्टम और सराउंडिंग की हीट मतलब Q की वैल्यूज होंगी Q सिस्टम इक्वल टू प्लस 10 जूल, Q सराउंडिंग इक्वल टू माइनस 10 जूल। इसलिए चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की इक्वेशन होगी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। यहाँ पर अगर हम डेल्टा एस की वैल्यू इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा क्यू सिस्टम डिवाइडेड बाय टी सिस्टम प्लस डेल्टा क्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी सराउंडिंग। वैल्यूज पुट करने पर हमें इक्वेशन मिलेगी क्यू सिस्टम के लिए प्लस 10 जूल, टी सिस्टम के लिए 303 केल्विन, क्यू सराउंडिंग के लिए माइनस 10 जूल, टी सराउंडिंग के लिए 209 केल्विन। इक्वेशन सॉल्व करने पर हमें डेल्टा एस टोटल की वैल्यू मिलेगी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू माइनस 0.00316 जूल पर केल्विन। यहाँ पर हमें डेल्टा एस टोटल की निगेटिव वैल्यू मिली है, इसलिए ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की स्टेटमेंट को वायलेट कर रही है। हेंस एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इस केस में कॉफी सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब कर रही है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। बच्चों केस सेकंड में अगर कॉफी सराउंडिंग में हीट रिलीज करे तो वैल्यूज होंगी कंसीडर सिस्टम ने 10 जूल हीट सराउंडिंग में रिलीज की तो माइनस क्यू सिस्टम होगा माइनस 10 जूल, और सराउंडिंग ने 10 जूल हीट एब्सॉर्ब की तो क्यू सराउंडिंग होगा प्लस 10 जूल। इसलिए यूनिवर्स की टोटल चेंज इन एंट्रोपी के लिए इक्वेशन होगी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। यहाँ पर अगर हम डेल्टा एस की वैल्यूज इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन हो जाएगी क्यू सिस्टम डिवाइडेड बाय टी सिस्टम प्लस क्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय
टी सराउंडिंग। वैल्यूज पुट करें तो हमें इक्वेशन मिलेगी क्यू सिस्टम के लिए -10 जूल, टी सिस्टम के लिए 303 केल्विन, क्यू सराउंडिंग के लिए +10 जूल, टी सराउंडिंग के लिए 393 केल्विन। इक्वेशन सॉल्व करने पर हमें इक्वेशन मिलेगी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू +0.00316 जूल पर केल्विन। यहाँ पर हमें डेल्टा एस टोटल की पॉजिटिव वैल्यू मिली है, हेंस यूनिवर्स की इंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये वैल्यू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इस केस में कॉफी सराउंडिंग में हीट रिलीज करेगी और ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।